जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जय प्रक्रम। इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन जो कि आपके चैप्टर का प्रश्न उत्तर करने वाले, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। और इस वीडियो में आपको फोटो के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके और आपको यह पीडीएफ फ्री में मिल सके। अगर आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है जय प्रक्रम। और देखिए, बायोलॉजी का बहुत ही स्टूडेंट्स हम देखे हैं जो स्टूडेंट 10th में चले आते हैं, लेकिन बायोलॉजी केमिस्ट्री ये इन सब का स्पेलिंग याद नहीं रहता। तो आप क्या कीजिए, जब बायोलॉजी पढ़ रहे तो बायोलॉजी का स्पेलिंग याद जरूर कर लीजिएगा। और इसमें मेरा उम्मीद रहेगा कि आपको फोटो के साथ समझाने की कोशिश बहुत ही अच्छा से हमारा रहेगा। ठीक है, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट कर देंगे। और आपने क्या कीजिए, कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत न दे। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए मेरे दोस्त, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बायोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान के बारे में पहले समझना बहुत जरूरी है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, जीव विज्ञान से पढ़ने से क्या फायदा होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है पहले, तो अब उसके बाद चैप्टर की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर भी चल सकता है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव एवं जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव एवं जंतुओं, जीव और जंतु क्या होता है, जीव मतलब कोई जानवर आदमी हो गया, ठीक है, या जंतु मतलब कि जानवर, या तो ऐसे कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारी हो, मतलब जिसके पास जीव है उसका अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा, समझ में भी आ गया होगा मेरे ख्याल से। जीव विज्ञान का जनक या पिता भी कह सकते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, जिन्होंने 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रिनेवेस ने जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया है। ये दो आदमी मिलकर कब 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का नाम दिया। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो ये हमारे अरस्तु है। ये बताइएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आ सकते हैं। 10th में भी, 12th में भी, 11th में भी आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, और 11th 12th के बाद भी आप कहीं भी जाइएगा तभी भी ये पूछा जा सकता है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए, बायोलॉजी जो है जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, यह जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, जी ग्रीक से। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना, कितने, आपसे पूछा जा सकता है बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2, जिसे बायोस होता है जिसका अर्थ होता है जीवन, और लोगस मतलब होता है अध्ययन। दोनों के मिलने से क्या होता है, बायोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। या तो ऐसे कह सकते हैं, जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, अथवा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। समझ गए ये, अथवा दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जीवन के जो बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे आप हो गए कि बायोलॉजी में 2 प्रकार के आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी में जो है आपके 2 प्रकार के आते हैं। कौन कौन, एक होते आपके मानव, देखिए एक मानव हो गया आपके, एक मानव हो गया, एक हो गया जानवर। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी का अध्ययन कीजिएगा, दोनों का अध्ययन कीजिएगा, यही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो डॉक्टर उक्टर जो बनता है वह क्या बनता है, बायोलॉजी पढ़कर ही डॉक्टर बनता है। और उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी भी जो लेते हैं 12th क्लास के बाद, 12th में लेते हैं, उसमें भी 2 होता है बायोलॉजी में भी। अब बात करते हैं जो आपके चैप्टर 1 है जय प्रक्रम, उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ये प्रश्न उत्तर किस टाइप पे रहेगा आपको बताते हैं कि आप अगर खोलिएगा ना बुक, एनसीईआरटी बुक का खोलिएगा, तो वहाँ पर आपको मिलेगा जय प्रक्रम किसे कहते हैं, लाइन बाय लाइन है। तो ये चैप्टर वाइज ये प्रश्न उत्तर मत समझिएगा, एक लेकर से फुल एक्सप्लेनेशन ही समझिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जय प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या, किसकी सुरक्षा होता है, किसी जीव के, मतलब जीवों में हो गया आपके जानवर में एक आदमी एक मानव, मतलब आदमी और जानवर में हो गया अनुरक्षण होता है, उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे भोजन करना, सांस लेना इत्यादि। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए एक बार और आपको ये समझाते हैं जय प्रक्रम किसे कहते हैं। चैप्टर 1 का भी नाम क्या है, जय प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब ऐसा क्या है
मानव और जानवर के लिए जो उससे अनुरक्षण मतलब सुरक्षा करता है। तो क्या भोजन, अगर कोई भी जैसे आदमी या जानवर कोई अगर भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो क्या होगा, मर जाएगा जल्दी, सांस नहीं लेगा तो वो भी मर जाएगा। तो यही कहा जा रहा है जय प्रक्रम है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जीव एवं जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब जीव एवं जंतु है, जितने भी जो लोग हैं संसार में है, जानवर और आदमी जितने भी है, उन सबको क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना जीवन में वृद्धि एवं विकास नहीं हो सकती। अब मान लीजिए अगर आप खाना पीना नहीं खाइएगा और सिर्फ भूखे भूखे रहिएगा, तो अगर आप 6 से 7 दिन रहिएगा तो आपके कमजोरी पूरा फील होने लगेगा। तो आप क्या विकास कीजिएगा, क्या वृद्धि कीजिएगा, तो ये असंभव है। इसीलिए जीवधारियों को पोषण अनिवार्य है। मतलब कि जो जिसके पास जीव है उसे भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए यही शॉर्टकट याद कीजिएगा। ये अथवा में जो आपको है वो बहुत ही बड़ा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। नहीं तो देखिए इसके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी जीवों को अपने जीवन संबंध भिन्न भिन्न आवश्यक कार्य को करने के लिए, वृद्धि एवं विकास करने के लिए, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें जो ऊर्जा से प्राप्त होता है, इसीलिए सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें कह रहा है कि जैसे कोई भी जीवन है, ठीक है, जीवन संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को करने के लिए, मतलब किसी कार्य को करने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए किस चीज़ की मरम्मत है, तो टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, जो शरीर में कोई चीज़ टूट गया फूट गया कोई चीज़ हो गया, उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या, भोजन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर में कह रहा है कि पोषण की परिभाषा लिखिए। पोषण की परिभाषा लिखिए, इसके बारे में बता रहा है कि अगर आपके सब्जेक्टिव में, अगर यहाँ बोर्ड में कभी पूछ लेगा कि पोषण की परिभाषा लिखे, तो आप इस प्रकार दे सकते हैं। पोषण की वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। देखिए पोषण की वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव है, जीव में आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन? जिसके बाद से जैसे मानव हो गया और एक हो गया आपके जानवर। ठीक है, याद रखिएगा जीव में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव एक जानवर, और ये दोनों के तत्वों को जो ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो समझ में आएगा, जैसे वसा, प्रोटीन इत्यादि, लवण वही होता है। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं, जैसे ये पोषण है वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण एक परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्वपोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों या स्रोतों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। कैसे, आप समझिएगा कि ये कैसे होगा। देखिए ऐसा जीव जो अपने आप पर निर्भर रहता है, जैसे पेड़ पौधे के देखें, उसे कोई पानी उन्हीं दे या ना दे तभी भी वो फट जाता है। जैसे अगर जंगल में जाके देखिएगा तो उसमें कोई नहीं दिया जाता कि पानी दो या खाद दो, लेकिन बिना उस दिए हुए भी अपना जीवन कर लेता है। ठीक है, तो इसे कहा रहा है कि स्वपोषण में क्या आ सकता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी अन्य जीवों या स्रोतों पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधों को कोई नहीं देखता है, अगर आप चाहिएगा तो उसे देखता भी है बहुत, बट ऐसा नहीं, वो अपने खुद पे खुद बनाता है भोजन। अब वहीं पर बात करते हैं परपोषण, इसमें है कि दूसरे पर निर्भर रहता है। पर पोषण मतलब कि सुनने से ही नाम लगा कि पर दूसरे पर है। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव या स्रोत पर निर्भर रहता है, उसे हम पर पोषण कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो जीव होता है ना, वह स्वयं भोजन नहीं बनाता है, मतलब कि ये खुद से भोजन नहीं बनाता है। जैसे मान लीजिए मानव हो गया, ठीक है, या कोई जंगली जानवर है, मान लीजिए जैसे बकरी ले लीजिए और इंसान को ले लीजिए। बकरी क्या करता है, घास उस कुछ ना कुछ खाता है। गाय को ले भी सकते हैं, वो कुछ ना कुछ खाता है। बट इंसान को भी देखिए, इंसान भी क्या करता है, गाय क्या कहते हैं, बकरी को कभी कभी काट देता है, खस्सी को भी काटता है, ये कुछ ना कुछ खाता है, जैसे मछली को भी खाता है। लेकिन ये जो बकरी या मछली है वो भी कुछ ना कुछ खाता है, जैसे पानी पी लिया, कोई घास फूस खा लिया, ये सब खाता है, लाश खा लेता है मछली। तो ये क्या होता है, वह दूसरे पर निर्भर है, वह स्वयं बनाकर नहीं खाता है। तो इसे क्या कहते हैं, जीव एवं जंतु आते हैं। ठीक है, तो ये परपोषण में आ गया। ये आपको हम बहुत ही डिटेल के साथ समझाया और आपको समझ में भी आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं 5 नंबर में, पॉइंट नंबर आप देते चलेगा तो और आपके अच्छा रहेंगे। देखिए जैसे 1 पॉइंट, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखते रहिए तब मजा आएगा आपको। ठीक है, तो कोशिश कीजिए अगर आपके पास कॉपी है 25-30 रुपये वाला, 100 रुपये जितने वाला है खरीद लीजिए, ज़्यादा पैसा नहीं ले, ऑनलाइन में कोई पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, खरीद लीजिए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए और आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण जो परपोषी होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होते हैं मृतजीवी, एक होते हैं परजीवी, एक प्राणी संपोषण। तो पहले हम बात करेंगे मृतजीवी के बाद, उसके बाद प्राणी परजीवी क्या, उसके बाद प्राणी संपोषण के। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं मृतजीवी पोषण। क्या होता है मृतजीवी पोषण? पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जंतु या पौधा को अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजो व आदि। आप समझिएगा क्या होता है मरे हुए जीव। अब जीव में 2-3 प्रकार के जीव एवं जंतु। तो जीव में मानव भी आ सकता है, जंतु में आपके जानवरों ने, पौधों उधों को भी खा जाता है। जब पेड़ के देखिएगा, कभी आप सोचे हैं जब भी अगर कोई पेड़ रख देता है, ठीक है, और उसे पेड़ को काट दीजिए और माटी के अंदर रख दीजिएगा ना, तो वो 2 साल के अंदर में या 1 साल के अंदर में वह पूरा का पूरा माटी को मतलब पेड़ को खत्म कर देगा, माटी के परिवर्तन कर देगा। क्यों? ये सब क्या खा जाता है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब खा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए समुद्र के अगर किनारे अगर लाश फेंक देते हैं तो उस लाश को क्या होता है, उसमें पिलुआ सब बन के पूरा के पूरा इस मांस को खा जाता है। तो ये मृतजीवी में आते हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधों या आदमी उदमी ये सब होता है, जानवर को भी ले सकते हैं, तो मृतजीवी में आते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं परजीवी। परजीवी में आपको बता दें कि दूसरे पर निर्भर रहना। क्या पर रहता है? दूसरे चीज पर निर्भर रहता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर, संपर्क में मतलब कैसे कि एक आदमी है, एक जीव हो गया और ये दूसरे के संपर्क में रहता है, उसी से दोस्ती कर लेता है, मान लो एक तरह से रहकर अस्थायी और अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे खटमल, मच्छर, मलेरिया इत्यादि आदि। मान लीजिए जैसे देखिए खटमल, जैसे बिस्तर के अगर नीचे देखिएगा तो वह आपका खून पिएगा। क्या पिएगा? खून। क्या किस प्रकार के? अस्थायी और अस्थायी दोनों तरीका से पीता है। ठीक है, किस पे? दूसरे जीव पर निर्भर रखे। क्या करा है? दूसरे जीव पर निर्भर रखे। कौन सा जीव? एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जो कि खटमल, मच्छर को देखिए आपका खून पीता, अब एक ही बार मारते तो वो मर जाता है। मलेरिया भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्राणी संपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य इत्यादि। अब देखिए मेढक को देखे होंगे पानी के अंदर रहता है, देखे कि नहीं देखे हैं? अमीबा भी रहता है। मनुष्य को देखो कि कोई अगर कोई गिलास उलास हुआ उसमें पानी पीता है, ठोस चीज़ है उससे पानी पीता है। तो और तरल पदार्थ देखिए क्या करता है, ठोस रहता है और तरल के मतलब कि ये जैसे पानी वानी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, उसी में पीता है। और मेढक को देखे होंगे क्या करता है, वो पानी में रहता है। ठीक है, तो ये तरल वाली चीज़ में, तो ये हमारे प्राणी सम, लेकिन ज़्यादा आपको खासकर इम्पोर्टेंट आपको ये है। ठीक है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? आपको 2 नंबर का पूछा जा सकता है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बता रहा है कि पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इनके उत्पाद क्या है। मतलब कि कह रहा है कि पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। पोषण जो हम भोजन वोजन करते हैं इनमें किन किन उत्पादों का आवश्यक ही माना जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? स्वपोषण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे सूर्य के प्रकाश होना जरूरी है, जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, हरित लवक, क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब होना जरूरी है किस के? जो स्वपोषण हो, जो जीवित हो, इसके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते आगे। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। देखिए अब इसके बारे में समझिए। जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जबकि देखिए कोई हरा पेड़ पौधा है, अगर आम के पेड़ देखिए या कोई पीपल कुछ भी चीज़ का पेड़ देखिएगा वहाँ पर रहता है। ठीक है, और उस पर अगर सूर्य की प्रकाश की किरण नहीं पड़ेगा ना तो वह खत्म हो जाएगा। कौन? तो ये हरे पेड़ पौधे, वो हरा हरा नहीं रह पाएगा। तो इसी कारण उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे मूलभूत
प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये आपका इसका सूत्र है, आप इसे याद जरूर कर लीजिए। जैसे देखिए ये हो गया आपके ऊपर वाले क्या है, प्रकाश, सूर्य प्रकाश है, क्लोरोफिल हो गया। तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा एक बार कॉपी में, ठीक है, लिख कर। जिसे देखिए यहाँ पर लिखा है 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ तीर के निशान है, याद रखिएगा। C6H12O6 प्लस C6O2 प्लस6H2O, ये ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर 7 नंबर में दिया है पॉइंट नंबर कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम करते हैं बात। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्लोरोफिल पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। देखिए हरे पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते तो क्लोरोफिल में। अगर पूछा जाएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाए तो हरे पेड़ पौधे में। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मेरे दोस्त, आपसे फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो हरे पेड़ पौधों में। कहाँ पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में। और प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक पत्तियों में ही पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह शुरू से लेकर और अंत तक कहाँ पाया जाता है तो पत्तियों में पाया जाता है। कौन सा पत्ती, जो से पेड़ पौधे के हो गए इसी में, ठीक है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। चलिए इससे पहले मेरे दोस्त एक बार, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिए। और आपके दोस्त या भाई बहन कोई भी है जो 12th क्लास में है उसे ज़रूर बताइएगा सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार के बारे में, आगे हम जरूर बताएंगे। चलिए 8 नंबर देखिए, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन पाचन का तात्पर्य हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्व को हमारे जीवन के द्वारा उनका अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन के। देखिए इसके अर्थ भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। भोजन पाचन का तात्पर्य हम जो खाद्य पदार्थ मतलब कि जैसे हो गया कोई भी चीज़ खा लेते हैं उसे ही ग्रहण करते हैं तो उसे हम पोषण के पाचन करते हैं। जैसे कि जिसे इसे पचा सके, पेट में अगर खाना खाए जैसे चावल दाल भात ये सब खा ले कुछ न कुछ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हरा सब्जी उब्जी खा लिए तो उसे पचा सके, मतलब कि अपने जो है ना वहाँ पर उसमें पचा सकते, उसे ही कहते हैं भोजन के पाचन प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे इसका फोटो भी मिलेगा, आपको फोटो भी दिखा देंगे तो आपको समझ में। आहार नाल का भी फोटो आपको आगे चल के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आहार नाल किसे कहते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे आहार नाल कहा जाता है। देखिए मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतुओं कोई भी हो, जैसे मनुष्य है या कोई भी जानवर, उनमें जंतु हो गया, उसमें क्या होता है एक आहार नाल होती है। ये पाचन के लिए मतलब कि पचाने की शक्ति होती है, उसे ही क्या कहते हैं आहार नाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मानव हो गया, ठीक है, और वो खाना खाता है, मतलब कोई चीज़ खाना खाया या भोजन ग्रहण करता है और वो क्या करता है उसे क्या पचाने के लिए क्या चाहिए, आहार नल चाहिए, तो इसे ही कहता है आहार नाल, ठीक है। तो ये आपको समझ में, आहार नाल का चित्र आपको आगे जरूर मिलेगा। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, पाचन तंत्र का निर्माण। आहार नाल इससे संबंध पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। किसके पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया के मिलकर दोनों से क्या बनता है, पाचन तंत्र बनता है। तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं, चलिए बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 11 नंबर में, मनुष्य में अमावस्या कितने भागों में बांटा होता है, उनका नाम लिखिए। अमावस्या कितने भागों में होता है, 3 भागों में, अग्रभाग, पश्चिम भाग, मध्य भाग। जैसे पुंडिक होता है, पाइलोरिक भाग होता है, कार्डियक होता है, ठीक है। तो ये सब आपके भाग है, याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अब आपके इम्पोर्टेंट तो खत्म गया, बट आप जो देखिएगा इम्पोर्टेंट टर्म फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये सब आने का चांस ज़्यादा रहता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में भी आएगा। उससे पहले मेरे दोस्त अभी देखिए आपको ये जो वीडियो लगेगा देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक है ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने का चांस 100% रहता है, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या कहती है, मनुष्य के जो शरीर में होती है, जो मानव होता है उसके शरीर में सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है क्या होता है, यकृत है। भार करीब 1.5 kg का होता है, यह जो गहरा हरा रंग का होता है। देखिए
मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ऑब्जेक्टिव में मेरे दोस्त ये आएगा आएगा आएगा, याद रखिए, बहुत जल्द आएगा ये प्रश्न, ठीक है। क्या है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। भार मतलब किसकी जो वजन होता है कम से कम 1.5 kg होता है। कितना? 1.5 kg। यह एक कैसा रंग का होता है? हरा, सॉरी गहरा हरा रंग, मतलब कि दम, जिसे देखिए यकृत को लीवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीवर। क्या बोला जाता है? लीवर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके हो गए, ठीक है, लीवर ही कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर आपके जो है पित्ताशय यहाँ पर हो गया, ये आपको डायरेक्टर फली हो गया, ये सब याद रख लीजिएगा। बाई पाली मतलब कि ये हो गया आई साइड का बायाँ के, और ये दायाँ का हो गया, समझ रहे हैं। ये जो छोटा आप देख रहे हैं, ये जो छोटा है यह किस बाएं तरफ के, बाएं तरफ का होगा। ये जो बड़ा जो दिख रहे हैं वह आपके दाएं तरफ से हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए मनुष्य के अमावस्या में प्रतिदिन 3 लीटर जटिल रस का शराब होता है। 3 लीटर, आप ये भी याद रखिएगा। अमावस्या, मनुष्य के अमावस्या में कितने लीटर जटिल रस का शराब होता था? 3 लीटर, ठीक है। चलिए, मनुष्य के अमावस्या की दीवार से जठर रस का शराब होता है। जठर रस का क्या होता है ये आप बताइएगा। चलिए ये देखिए मनुष्य का मुंह हो गया पूरा, ये मनुष्य का फिटनेस हो, देखिए ये हो गया आपको। ये आगे चलिए आके बताएंगे। चलिए अब समझ में आ गया, अमावस्या ही कहा जाता है इसे। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपको और समझ में आएगा। आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। आहार नाल में, जो कि हम आपको जस्ट अभी पहले बताए हुए थे कि आहार नाल में से ही पाचन तंत्र किया जाता है, और उसमें सबसे छोटी जो आंत होती है छोटी आंत होती है। कौन होती है? आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई जो होती है छोटी आंत की होती है। छोटी आंत देखिए ये होता है। चलिए आगे बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए ये है छोटी आंत, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये छोटी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत है। अब आगे चलिए हम आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये सब क्या है? छोटी आंत है। ये जो देख रहे हैं ये यहाँ देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताएंगे। देखिए ये जो है आपके बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। और ये जो आप देखे हैं, ये जो ये देख रहे हैं, ये सब आपके छोटी आंत है। और यहाँ से जो देख रहे हैं ये सब, ये बड़ी आंत है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। ये आपको पता चल गया कि छोटी आंत कहाँ भी होता है, कि एक तो पचौनी की तरह रहता है सर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए ये जो होती है इसकी ये कितना होता है? 6 मीटर होता है। कितना? 6 मीटर। इतनी जो होती है वह 6 मीटर, और ये 2.25 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जो शाकाहारी होती है, जो मांस उस नहीं खाता है, समझ सकते हैं। और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मतलब कि छोटी शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और मांसाहारी में कम होती है। ये भी याद रखिएगा, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। छोटी आंत तथा बड़ी आंत को जोड़ पर एक छोटी नली बनी होती है। मतलब कि इसकी एक छोटी नली भी बनी होती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा नली बना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? गृहिणी होते हैं, जेंजुनम होते हैं, एलियम होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। याद रखिएगा, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। भोजन जो करते हैं हम, और उसका जो पाचन तंत्र मतलब उसे पचाता है, वह कहाँ पचाता है? तो इलियम में पचाता है। ये भी याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर आपके जीभ हो गए, और यहाँ पर हो गया मुख हो गया, और ये ग्रसनी हो गया, ये ग्रसिका हो गया। ये देखिए कंठ उंठ से दिख रहे हैं ना, ये आपके यकृत हो गया, जिसे लीवर भी बोला जाता है। ये अमावस्या हो गया आपके, अमावस्या। ये देखिए यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा आप जूम कर देते आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से नाक बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, अमावस्या दिखा देते हैं आपको। ये तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बट इम्पोर्टेंट कब होगा? जब आप 12th में जाइएगा ना, अगर बायोलॉजी लेते तब आपको ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपके अमावस्या। और ये आपको हो गए पित्ताशय हो गए। जैसे ये नहीं करते हैं कि अगर मछली उछली में कहते हैं पित्त हो जाता है, जो कि बहुत ही खराब होता है, ठीक है। और ये बड़ी आंत हो गया, ये वाला, ये आपके बड़ी आंत हो गए। और ये जो है आपके जो अंदर है वह छोटी आंत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अमीबा। अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। कुटपाद की सहायता से वह ग्रहण करता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियाँ हरा रंग का होता है। आपको बताइए कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियाँ हरा रंग की होती है।
मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनामेल है, मतलब दांतों का इनामेल होता है। वायुमंडल में समान रूप से नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है। कितना? 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% होता है। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम कहा जा सकता है और सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब एक बात आपसे हम पूछते हैं, मानव जो है क्या लेता है? आप सब बताइएगा। मानव जो है क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? बताइएगा आप सब। या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि नाइट्रोजन लेता है? आप सब कमेंट करके बताइएगा। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। मनुष्य का भोजन पाचन मुख्य गुहा से शुरू होकर छोटी आंत में संपूर्ण होती है। मतलब कि मनुष्य का जब भोजन पाचन गुहा है वह छोटी आंत से होकर मुख्य गुहा तक समाप्त हो जाए। ठीक है, चलिए। आहार नाल की लंबाई कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। जितने जो है आहार नाल ये है, इसकी जो लंबाई होती है कितनी है? ये वाले की ये 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 8 से 10 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्लास पूरा समाप्त हो गया। देखिए चैप्टर 1 में आपको ज़्यादा विशेष नहीं था, बट आप कह सकते हैं चैप्टर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप चैप्टर 2 देखेंगे तो और मज़ा आएगा, और इसका हम MCQ लाने वाले। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, अगर MCQ का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, हम डाल देंगे, या तो बाद में आपको मिल जाएगा चैनल पे ही। तो अगर आप चाहते हैं कि ये PDF मिले तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है RDX सेल्फ स्टडी। ठीक है, क्या करना है? RDX सेल्फ स्टडी। और ये PDF कब मिलेगा? जब आप अपने दोस्त भाई बहन किसी को भी, जब 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उसे बताएंगे कि पढ़ने के लिए, तब आपको ये PDF मिल जाएगा। और ये 12th वाले के लिए नाम बता देते हैं, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार। 12th वाले स्टूडेंट को कहिएगा, अगर आपके भाई बहन कोई पढ़ते हैं 12th में तो उसे बताइएगा कि भैया यहाँ पर पढ़ लीजिए, पढ़ाई होता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद जय भारत।